बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 में अभी तक हमने डिस्कस किया है कि कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं। चैप्टर 1 में हम अब तक एक अहम ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू ले चुके हैं। इस ओवरव्यू में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे, डाइजेशन की इंपॉर्टेंस के मुतालिक पढ़ा और इसके साथ साथ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स की डाइजेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। हमारा आज का टारगेट SLO है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स मुसलसल इसमें ऐड करते चले जाते हैं, मुसलसल हमारा 3 टाइम मील तो हमारा लाजमी है। समटाइम्स हमारे फूड की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती, समटाइम्स हमारी ट्रैवलिंग रूटीन चेंज हो जाती है, हमारी स्लीपिंग रूटीन चेंज हो जाती है, बाज़ दफ़ा हम कुछ मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं जिसका इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हमारे डाइजेशन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिससे हमारी डाइजेशन अफेक्ट होती है और डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हमें फेस करना पड़ते हैं। इन तमाम डिसऑर्डर्स के बारे में जानना और नो हाउ लेना हमारा आज का, आइडेंटिफाई करना हमारा आज का पर्पस है इस लेक्चर का। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम देखेंगे कि हर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं। देन हम पढ़ेंगे कि इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स फेस करना पड़ते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हम इनको कैसे क्योर भी कर सकते हैं और इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। क्योर तो ऑब्वियसली डॉक्टर ही करेंगे, हमारा काम इनकी प्रिवेंशन है। ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे जिनसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को हम होने से रोक सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमारे आज के लेक्चर का बेसिक है। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन जिन 2 को हम डिस्कस करेंगे वो हमें करिकुलम की तरफ से प्रपोज्ड हैं और वो डिसऑर्डर्स हैं 2, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ये 2 डिसऑर्डर्स हमें करिकुलम ने स्पेसिफिकली इस क्लास के लिए बताए हैं और हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इन्हीं दोनों डिसऑर्डर्स के पॉजिटिव एजेंट्स भी देखेंगे, इन्हीं के सिम्टम्स भी देखेंगे और इन्हीं 2 के प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरिया क्या होता है। डायरिया एक कॉमन डिसऑर्डर है, आप में से अक्सर ने फेस किया होगा। इट इज़ एक्चुअली द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। हमारे स्टूल पास करने की रूटीन एक होती है, जब एक दिन में यूजुअली 2 टाइम्स स्टूल पास आउट किया जाता है, डिफिकेट किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। यूजुअली एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये 1 to 2 टाइम्स होता है। जब ये रूटीन 1 to 2 टाइम्स एक्सीड कर जाती है, नॉर्मली 3 to 5 टाइम्स हम पर डे स्टूल पास करते हैं, तो ये कंडीशन डायरिया में आती है। डायरिया में पास आउट होने वाला स्टूल ज़्यादातर वाटरी होता है, लूज होता है। वाटरी स्टूल होता है, यानी लूज स्टूल पास आउट किया जाता है और हमें 3 से 5 दफ़ा, ये एक एवरेज है, इस एक्सीड भी कर सकता है सीवियर केसेस में। जब हमें 3 to 5 टाइम्स स्टूल पास आउट करना हो तो ये कंडीशन डायरिया में आती है। अब ये क्यों होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ फ्लूइड्स की एडिशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हमने देखी थी उसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूस एड अप होते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं कि ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और फंक्शन भी होता है कि वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है स्टूल में से।
अब जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो पीछे एक हार्ड स्टूल रह जाता है जिसे बॉडी से डिफिकेट कर दिया जाता है। समटाइम्स कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ किसी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रॉपरली नहीं हो सकती। लार्ज इंटेस्टाइन में समटाइम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाती और वो वाटर स्टूल में ही रह जाता है। ये भी एक फैक्टर है कि हमारा जो डायरिया में पास आउट होने वाला स्टूल वाटरी हो जाता है। और दूसरी रीज़न डायरिया की ये हो सकती है कि जो सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज की जाती हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हमारा स्टूल वाटरी हो जाता है और हमें बार बार उसे डिफिकेट करना पड़ता है। ये दो मेन रीजंस हैं डायरिया की। इसके सिम्टम्स जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं डायरिया को, वो ये कि एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होती है, यानी एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होती है जिसमें क्रैम्पिंग शामिल है यानी बल पड़ना, और इसके साथ साथ सीवियर केसेस में वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये दो मेन सिम्टम्स हैं डायरिया के जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जाता है या डायग्नोज किया जाता है। सेकेंड डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन डायरिया का बिल्कुल रिवर्स है। डायरिया में स्टूल पास आउट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 3 to 5 टाइम्स और समटाइम्स एक्सीड कर जाती है, जबकि कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास आउट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। अगर हम एक दिन में 1 to 2 टाइम्स स्टूल पास करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी 2 से 3 दिन पे चली जाती है, यानी हमें 2 से 3 दिन में 1 टाइम हमें स्टूल पास आउट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है जिसमें बाउल मूवमेंट्स बहुत टफ हो जाती हैं और नॉर्मल रूटीन से बहुत कम हो जाती है। इस कंडीशन में स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसे पास आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये दोनों वो कंडीशन है जो नॉर्मली हमें लाइफ में बहुत दफ़ा फेस करना पड़ती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टिपेशन की एक डिपिक्शन है। कि ये लार्ज इंटेस्टाइन थी, कॉलन और ये रेक्टम था। इसमें आपको हार्ड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये हार्ड पार्टिकल्स हार्ड पूप है या हार्ड स्टूल है जो कि पास आउट नहीं हो सका बॉडी से और इसने लिहाजा ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही पाइल अप होता चला जा रहा है। इसकी वजह आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये स्टूल बहुत हार्ड है। इसके स्टूल के हार्ड होने की क्या वजह हो सकती है? एक पॉसिबल रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि स्टूल में से पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। हमने पहले पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के जब कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में। जब वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए तो स्टूल जो कि जिसने पास आउट होना है वो हार्ड हो जाएगा और इसे डिफिकेट करना, एक्सक्रीट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों डिसऑर्डर्स के लीडिंग फैक्टर्स क्या हैं और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन के फैक्टर्स देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का लीडिंग फैक्टर ये है कि हमारी डाइट में फाइबर रिच एलिमेंट ना हो। हमारी डाइट जब फाइबर रिच नहीं रहती, हमारी डाइट में फाइबर्स नहीं आते तो कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाती है। फाइबर्स ना होने की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है। इसकी दूसरी रीज़न ये है कॉन्स्टिपेशन की कि हम बहुत कम पानी पीते हैं। नॉर्मली एक पर्सन को एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। जब हम एक दिन में बहुत कम पानी पीते हैं तो चूंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर डेफिशिएंट होती है तो स्टूल में से भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन निस्बतन ज़्यादा हो जाती है ताकि बॉडी में होने वाली वाटर डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। तो जब स्टूल से बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो स्टूल अल्टीमेटली हार्ड हो जाएगा। इसका थर्ड रीज़न पॉसिबल ये हो सकता है कि कैफीन और अल्कोहल कुछ लोग यूज़ करते हैं जिससे इनमें एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए, पानी की यूरिनेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए। जब यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली वो पानी कहाँ से आएगा, वो हमारे स्टूल से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन की सूरत में निकलेगा। तो ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। एक पुअर डाइट है। पुअर डाइट में क्या मतलब कि उसमें फैट रिच एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा लेना शुरू कर दें, बेकरी आइटम ज़्यादा लेना शुरू कर दें, मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाना शुरू कर दें और फाइबर्स ना लें। फाइबर्स हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं? फाइबर्स हमारी बॉडी में फ्रूट से, वेजिटेबल से हमें मिलते हैं। जब हम अपनी और होल ग्रेन्स
जैसा कि गंदम है और दूसरे सीरियल्स हैं, ये हमारी बॉडी को फाइबर देते हैं। ओट एक बहुत अच्छा सीरियल है जो फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें आप ओट भी ऐड कर लें। ये तमाम टाइप्स ऑफ फूड्स हमारी बॉडी को बहुत अच्छा फाइबर देती हैं, और फाइबर होने की वजह से हमारी बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन नहीं होती, स्टूल से एक्स्ट्रा वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता और हमारा स्टूल नॉर्मल कंडीशन में ही पास आउट होता है। लेकिन जब हमारी फूड में ऐसी लेस फाइबर फूड ऐड हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन कॉज होगी। इसके अलावा जब हम बहुत कम पानी पिएंगे या अल्कोहल और कैफीन यूज़ करेंगे तो भी हम कॉन्स्टिपेशन को सफ़र करेंगे। अब कॉन्स्टिपेशन को रोका कैसे जा सकता है? वो तमाम फैक्टर्स जो कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं, अगर उन फैक्टर्स को रोक दिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जैसा कि पहला इसका लीडिंग फैक्टर था कि हमारी डाइट पुअर डाइट हो या उसमें लेस फाइबर हो, लो फाइबर डाइट हो और फैट रिच फाइबर हो। अगर हम ये चीज़ें ना लें, हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, रिच फाइबर डाइट लें और ऐसी डाइट लें जिसमें एनिमल फैट ज़्यादा ना हो, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसका प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि अपनी डाइट को प्रॉपर बैलेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लें, हाई फाइबर डाइट लें, सीरियल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कॉन्स्टिपेशन का कि प्रॉपर एक्सरसाइज को इंश्योर किया जाए। जब हमारी बॉडी रूटीन से रेगुलरली मूवमेंट में रहती है, फिजिकल मूवमेंट में रहती है, तो हमें हमारी जो एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। जब वो कंज्यूम होने लगेगी तो हमें मज़ीद इनटेक की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह बॉडी में बैलेंस कायम रहता है फूड इनटेक का और फूड एक्सक्रीट आउट करने का। लिहाजा ज़रूरी है कि हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज को इंश्योर किया जाए। इसके साथ साथ 8 गिलास पानी पीना भी कॉन्स्टिपेशन को बहुत कम कर देता है। सो हम कॉन्स्टिपेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एटलीस्ट 8 गिलास वाटर से, फाइबर रिच और बैलेंस डाइट से और प्रॉपर एक्सरसाइज से। इसके बाद आते हैं हम डायरिया की तरफ। डायरिया की कंडीशन जिसमें बाउल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, 3 से 5 दफ़ा या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके कॉजेज़ हैं कि वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। कुछ वायरसेस हमारी फूड में या वाटर में प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्टमक में चले जाते हैं। वो वायरसेस या बैक्टीरिया डायरिया कॉज करने का बायस बन सकते हैं। हम गंदा पानी कहीं से पी लें या अनहाइजीनिक फूड ले लें जिनमें ये वायरसेस या बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अनहाइजीनिक फूड बेसिकली इसका कॉज है डायरिया का। अनहाइजीनिक फूड क्यों? क्योंकि अनहाइजीनिक फूड में बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स का। और ये वायरस, पैरासाइट स्टमक में जाके आप देख सकते हैं डायरिया कॉज करते हैं या डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। जैसे एग्ज़ाम, कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये कंडीशन भी उनको डायरिया का कॉज कर सकती है। थर्ड कॉज इसका है कि एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक या फूड, किसी टाइप की फूड एलर्जी भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें भी डायरिया कॉज करती हैं। इसका फोर्थ रीज़न है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब अपेंडिसाइटिस क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अपेंडिक्स। अपना प्रीवियस लेक्चर ज़रा रिकॉल करें जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा था कि ये सीकम जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके अलावा ये कनेक्शन भी था स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो पॉइंट जिससे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, यानी इसका बिल्कुल इनिशियल पॉइंट, इसके एंड पे आपको एक छोटी सी प्रोजेक्शन दिखाई दे रही होगी। अपनी बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक में, ये आपको छोटी सी प्रोजेक्शन दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, थिन सी। ये अपेंडिक्स है। ये हमारी बॉडी का एक ऑलमोस्ट यूजलेस ऑर्गन है। इसका काम क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो इसको स्टोर कर लेता है। बाज़ दफ़ा ट्रांसफ़र होते हुए फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होते हुए कुछ फूड
अपेंडिक्स में भी चला जाता है। जब अपेंडिक्स में कोई हार्मफुल मैटर चला जाए, इस पार्ट में जब कोई हार्मफुल मैटर चला जाए या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया चला जाए, तो ये अपेंडिक्स इन्फ्लेम कर जाती है, स्वेल कर जाती है, पेनफुल हो जाती है। एडिशन ऑफ harmful particles इन अपेंडिक्स कॉज अपेंडिसाइटिस। तो जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी अपेंडिक्स की, या स्वेलिंग हो जाएगी, या अपेंडिक्स पेनफुल हो जाएगी, जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा फील की जाती है, इस कंडीशन को अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो जब अपेंडिसाइटिस अगर किसी पर्सन को हो तो वो भी डायरिया को फेस कर सकता है, उसे भी डायरिया फेस करना पड़ता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में किसी तरह का डैमेज भी डायरिया कॉज करता है। हम कोई फूड ऐसा इंटेक कर लेते हैं जो एलर्जी कॉज कर देता है हमारी इंटेस्टाइन्स की इंटरनल लाइनिंग में। जंक फूड ज़्यादातर ऐसा करता है, सो हमें जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए। जब हमारी इंटरनल लाइनिंग इंटेस्टाइन्स की डिस्टर्ब होती है तो भी डायरिया कॉज होता है, डायरिया सफ़र करना पड़ता है। इसका फोर्थ रीज़न है साइड इफेक्ट ऑफ अ मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स और एंटासिड मेडिसिन। समटाइम्स हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स को रोकने के लिए किसी तरह की मेडिसिन ले लेते हैं, कोई एंटासिड टैबलेट्स ले लेते हैं, कोई मैग्नीशियम सिरप ले लेते हैं। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जाके बैक्टीरिया को, जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, उनको डिस्टर्ब करता है और डायरिया कॉज कर देता है। सो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जो हमारी बॉडी में वाटर की एब्जॉर्प्शन, स्टूल में वाटर की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और डायरिया कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू प्रिवेंट डायरिया। सो टू प्रिवेंट डायरिया वी शुड अवॉइड अनहाइजीनिक फूड। जब हम अनहाइजीनिक फूड अवॉइड करेंगे तो अल्टीमेटली हाइजीनिक फूड यूज़ करेंगे। हाइजीनिक फूड बैलेंस्ड फूड है, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो बॉडी को रिक्वायर हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और वो हाइजीनिक कंडीशंस में प्रिपेयर की जाती है, यानी साफ़ सुथरे माहौल में ऐसी फूड तैयार की जाती है। लिहाजा हमें हाइजीनिक फूड यूज़ करनी चाहिए। प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करना चाहिए, पानी को उबाल के, बॉयल करके या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब यह है कि जब हम हाइजीनिक फूड और प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करेंगे तो हम बैक्टीरिया के, हार्मफुल बैक्टीरिया के बॉडी में जाने का चांसेस या उसके रिस्क को मिनिमम कर देंगे। जब हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, हार्मफुल वायरसेस या पैरासाइट्स नहीं जा सकेंगे, तो हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स और फ्रेश फूड खाने चाहिए। प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अनकुक्ड फूड में या सेमी कुक्ड फूड में रह जाते हैं। सेमी कुक्ड फूड में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं रादर के उनको डिसएक्टिव कर दिया जाए। तो जब फूड, खासतौर पर मीट, जब प्रॉपरली कुक्ड होगा, तो मीट और एग जब प्रॉपरली कुक्ड होंगे तो उन बैक्टीरिया के डीएक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो हमारी हेल्थ को इंश्योर करेंगे। लिहाजा हमारा खाना, हमारी वेजिटेबल्स, हम जो भी खाएं वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में सबसे पहले आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज निकालिए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 में देखिए और देखिए कि कौन से क्वेश्चंस हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट हैं। क्वेश्चन नंबर सी का 4th पार्ट देखिए। आइडेंटिफाई द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लिस्ट द फैक्टर्स दैट लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर्स। यही सब कुछ अभी हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स कौन कौन से थे और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं। तो आपने इन सब को राइट अप करना है। सो हमारा पार्ट सी में से क्वेश्चन 4 हमारे आज के लेसन से रेलिवेंट है, जिसका आंसर आप बखूबी जानते हैं। सो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपना देखिए समर पैक। समर पैक का रेलिवेंट चैप्टर 1 का SLO 4 और 5 दे सर्च कीजिए। इसमें सबसे पहले तो ये बताइए
कि ये जो दो SLOs हमने पढ़े थे कि कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स और इनके फैक्टर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये टेक्स्ट बुक में किस जगह पे एड्रेस किए गए हैं। आपने यहाँ टेक्स्ट बुक का नाम लिखना है, पेज नंबर लिखना है, और जिस हेडिंग के अंदर ये दोनों SLOs एड्रेस किए गए हैं आपने उस हेडिंग का नाम लिखना है। वाई डू वी स्टडी दीज SLOs। अब इसमें आपको बताया गया है कि ये दोनों SLOs स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। These SLOs will help students to learn about the different types of disorders of digestive system which affect the process of digestion as well as the factors which cause diarrhea and constipation. Students will know about the preventive measures of digestive disorders. आप इनका पर्पस भी पढ़ चुके हैं कि इनको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। अब आप आइए अपनी एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी 1.3 इसे आपने सॉल्व करना है, विच इज़ fill in the table below according to your understanding of digestive disorders। आपने digestive disorders को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आप इस टेबल को, कॉलम्स को फिल करेंगे। एक कॉलम 1 में डायरिया डिसऑर्डर्स बयान की गई हैं, कॉलम 2, 3 और 4 ब्लैंक है। आपने इनमें बताना है कि इन डिसऑर्डर्स की अक्रंस कहाँ है, कैसे होती है, इनके सिम्टम्स कैसे हैं और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हैं। सिम्टम्स मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन से एलिमेंट्स, फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन को डायरिया है या उसे कॉन्स्टिपेशन है। अक्रंस में हमने ब्रीफली बताना है कि डायरिया क्या होता है और कॉन्स्टिपेशन क्या होती है और इनको कैसे रोका जा सकता है, इनको कैसे क्योर किया जा सकता है, ये भी आपने बताना है। इसके बाद अब अपने समर पैक में देखिए, MCQ सेक्शन में आइए चैप्टर 1 के। इसमें से क्वेश्चन 8 और 9 हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजेटिव फैक्टर ऑफ डायरिया। आपने डायरिया के कॉजेटिव फैक्टर्स पढ़े हैं, इन सब में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरिया कॉज नहीं करता। क्या स्ट्रेस है, क्या अल्कोहल है, क्या पैरासाइट्स हैं, या इनसफिशिएंट वाटर इनटेक है। इनमें से एक फैक्टर ऐसा है जो डायरिया कॉज नहीं करता। मैं बार बार कह रही हूँ डायरिया कॉज नहीं करता, सो आपने वो फैक्टर आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताना है कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर आंसर को चूज क्यों किया है, यानी आपके आंसर की रीजन क्या है। नंबर 9 क्वेश्चन है, एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद क्रैम्पिंग एंड वॉमिटिंग इंडिकेट्स। सिम्टम्स बताए गए हैं एक डिसऑर्डर के जिसमें क्रैम्पिंग है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और वॉमिटिंग। तो जिस पेशेंट में ये दोनों सिम्टम्स पाए जाएं उसको क्या पॉसिबल डायग्नोज किया जा सकता है। क्या उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या हार्टबर्न हो सकता है, या डायरिया हो सकता है, या अल्सर हो सकता है। आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करके उसकी रीज़न बतानी है कि हाउ इज योर चूज एन ऑप्शन करेक्ट। आपने जो क्वेश्चन चूज किया वही ऑप्शन, वही आंसर क्यों करेक्ट है। इसके बाद अब अपने समर पैक का क्वेश्चन सेक्शन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन 7, 8 और 9 आपके आज के टॉपिक से रेलेवेंट है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज डायरिया। डायरिया के कॉजेटिव फैक्टर्स आपने लिखने हैं जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, हाउ कैन डायरिया बी प्रिवेंटेड। डायरिया के प्रिवेंटिव फीचर्स जो कि आप पहले भी एक दफ़ा कॉलम में बयान कर चुके हैं, इन्हें दोबारा रीराइट करेंगे। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं ये आप बयान करेंगे। तो ये हमारा आज का इस टॉपिक का SLO 4 का होमवर्क, 4 और 5 का होमवर्क है। यहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम था, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसके कंपोनेंट्स, फीचर्स, फंक्शंस और डिसऑर्डर्स डिस्कस किए जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से अपना होमवर्क कीजिए।